और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। जी, मेरा सवाल नीतू जी के लिए है। देश के सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ महिला बटालियन की आवश्यकता उपस्थिति कितनी आवश्यक है? देखिए, सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश की अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज निभाती है। बॉर्डर्स की रिस्पांसिबिलिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। कितनी ज्यादा महिलाओं की वहां आवश्यकता पड़ी होगी, ये इसी बात से सिद्ध होता है कि बीएसएफ ने अब अपनी स्वयं की महिला बटालियन का गठन किया है और सीमावर्ती इलाकों में वो काम कर रही हैं। हम लोग बेसिकली ड्यूटीज करते हैं इंसर्जेंसी एरियाज में, मिलिटेंसी प्रोन एरियाज में, टेररिज्म में और सबसे बड़ी बात नेचुरल कैलामिटीज के केस में, जहां हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में जाती हैं। अगला सवाल। मेरा सवाल आनंद जी से है। इस नौकरी के बाद क्या संभावनाएं होती हैं? जहाँ तक नौकरी के बाद संभावना की है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो रिटायरमेंट एज है वो 57 ईयर्स है और फॉर ऑफिसर्स यदि आप कमांडेंट से ऊपर चले जाते हैं तो 60 ईयर्स है। तो शायद 60 साल नौकरी करने के बाद संभावना की तलाश करने की शायद जरूरत नहीं होगी कि सरकार पेंशन इतनी देती है। और मान लीजिए अगर कोई चाहे तो, अगर मान लीजिए कोई चाहे कि वो आगे और कहीं कुछ सर्व करना चाहता है, देश की खिदमत वो बराबर करना चाहता है, देन मैं कुछ कह रहा था, खिदमत तो इतना तो अपने लिए जी लिया ना, दूसरे के लिए जिएंगे, फ्री में आप पढ़ा दो सोशल वर्क के लिए पूरी सोशल वर्क। अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल है साना जी से। स्कूल में एनसीसी लेने पर क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है? मैंने आज तक स्कूल में एनसीसी का क्लास तो मैंने अटेंड नहीं किया है। मैं शुरू से स्पोर्ट्स में पसंद करके आई हूँ, स्पोर्ट्स से आई हूँ। और स्पोर्ट्स का में ऐसा है कि अगर आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है तो इसके इंटरव्यू में आपके अलग से मार्क्स हैं और चूंकि आपने एनसीसी करी हुई है इसलिए आप एक डिसिप्लिन लाइफ पहले से आपने जी रखी है। आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है। फिजिकल और मेंटल टफनेस आप में पहले से है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि जितना ज्यादा डिसिप्लिन और जितना ज्यादा एनसीसी वाली लाइफ अगर आप अपनी स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं तो अगर आप बाद में फोर्स में न भी आए तो भी आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। अगला सवाल। मेरा सवाल आनंद जी से है। प्रमोशन प्रोसेस कैसा है और इसको आप कितने साल तक सर्व कर सकते हैं? हाँ, प्रमोशन प्रोसेस से जैसे इसमें मैं कांस्टेबल से स्टार्ट करता हूँ। कांस्टेबल में हमारा 12 ईयर्स, 24 ईयर्स और बियॉन्ड है। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी और दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जब आप 3 ईयर्स किसी एज ए कांस्टेबल या एज ए सब इंस्पेक्टर उसमें सर्व कर लेते हैं डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है नेक्स्ट उसके लिए। उसमें डायरेक्ट आप कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए जा सकता है और सब इंस्पेक्टर जो रैंक में होता है 3 ईयर सर्विस के बाद वो डायरेक्ट ऑफिसर्स के लिए आ सकता है। और जहाँ तक ऑफिसर्स की है उसमें फर्स्ट जो है 6 ईयर्स के बाद प्रमोशन फिक्स है, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। और सेकेंड जो प्रमोशन होता है वो डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी होता है, पर जनरली अभी तक जैसे आप मैम को देख रहे हैं, मैम ने अभी मात्र 17 या 18 साल की सर्विस की है, वो डीआईजी बनने वाली हैं। तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं और आज के टाइम में जो भी सर्व कर रहे हैं वो अपने अपने जो टाइम से प्रमोशन लेते जा रहे हैं। इट्स नॉट द प्रमोशन का उसमें कहीं पर इस प्रकार का ब्रेकअप नहीं है कि आप एक जगह स्टिंग हो जाएंगे। अगला सवाल। मेरा प्रश्न अंकिता जी के लिए है। आप इस बात से कितना सहमत है कि बाहर के कुछ देशों में आर्मी ट्रेनिंग मस्ट है, तो यहाँ भी यहाँ के यूथ के लिए वो ट्रेनिंग जरूरी है? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ कि हमारे इंडियन यूथ के लिए आर्मी ट्रेनिंग 100% मस्ट है। एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट कोर्स जरूर होना चाहिए। जैसा कि नीतू जी ने कहा कि एनसीसी आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लेके आता है, तो एनसीसी से बहुत बड़ा फॉर्म है इंडियन आर्मी का या इंडियन मिलिट्री का या इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। तो अगर हर एक यूथ ने हमारे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कुछ समय के लिए भी जी लिया तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में वो एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। और एक समाज में जहां मैं आज देखती हूँ दिल्ली में जिस प्रकार के शॉर्ट टेम्पर्ड और अनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन लोगों की भरमार है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे 50% क्या आई थिंक 80% कट हो जाएगी और हम लोग बहुत ही एक टॉलरेंस आ जाएगा आपके अंदर और आप एक बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ हो जाएगी हमारे नेशन की। अगला सवाल। मेरा सवाल मीनू जी के लिए है कि हम ट्रेनिंग के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? कांस्टेबल के लिए 12th पास भर्ती होते हैं
और जब सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होते हैं, ट्रेनिंग के बारे में, और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेनिंग जो है स्टार्टिंग शुरू से ही होती है इसकी। जब भर्ती होके आते हैं तो उसमें रनिंग वगैरह पूरा पास करने के बाद कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 44 वीक की होती है, 44 वीक्स। और ये 44 वीक्स की जो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग है, दिस वुड इंक्लूड नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस in terms of running, but it would also include UAC है, आपकी वेपन ट्रेनिंग है, आपकी मैप रीडिंग है, आपकी जंगल वॉरफेयर है, फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स है। देयर इज अ होल गैमेट ऑफ थिंग्स। अगर राइट्स हैं तो राइट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एम्बुशेस कैसे लगेंगे, काउंटर एम्बुश ड्रिल्स कैसे होंगी, कितने तरीके के वेपन्स इस सोसाइटी में हैं, नॉट जस्ट आपके पास हैं, कितने टाइप के वेपन्स आपके ओपोनेंट मिलिटेंट्स के पास है, उस सब की ट्रेनिंग के एक लंबे दौर से गुजरते हैं। और ट्रेनिंग एक लगातार वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि 44 हफ्ते की ट्रेनिंग हो गई तो बात खत्म हो गई। उसके बाद हर 2 साल में इन सर्विस कोर्सेज हैं, फिजिकल फिटनेस का एक ऐसा दौर शुरू हो जाता है जो आप मान लीजिए कि आपकी 60 साल की जिंदगी तक वो चलता रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि आपकी फिजिकल फिटनेस एक पर्टिकुलर लेवल की रहे और उससे नीचे नहीं आने दे। और जो जिसे हम कहते हैं ना मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए आपकी जहां मोटिवेशन और काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप में वो मादा पहले से चाहिए। उसके बाद देखिए कई ऐसी बातें होती हैं जो हम सपोज कर लीजिए कि आप ये मान लें कि आप 10 फीट की दीवार कूद सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से चलें कि नहीं मैं तो 2 ही फीट कूद सकता हूं, तो 10 तो कभी भी कूदी नहीं जाएगी। और अगर आपने ये मान लिया कि मैं 10 फीट कूद सकता हूं, तो आज नहीं कल वो 10 फीट जरूर कूदी जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें, एक भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि आपसे कभी भी एक ऐसी सिचुएशन से आप गुजरेंगे जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, लेकिन डर के आगे जीत है, as the ad says। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तब तक कोई भी मंजिल इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है। नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। जी, मेरा सवाल आपसे है कि औरतों को युद्ध क्षेत्र में से दूर रखा जाता है, और सीआरपीएफ की बुलेटिन की इसमें क्या भूमिकाएं हैं, भिन्न प्रकार की क्या भूमिकाएं हैं? देखिए, सीआरपीएफ एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये कि ये पुलिस और आर्मी के बीच की एक ऑर्गेनाइजेशन है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने तरीके से सॉल्व करती हैं। जब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां वो अपने आप स्टेट अपने रिसोर्सेज से डील नहीं कर सकती है, तो सेंटर को रिक्विजिशन किया जाता है, और तब वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल है ये वहां जाती हैं। विमेन का इसमें बिल्कुल क्लियर चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, वी ओनली टैकल विमेन, बट इफ द नीड अराइजेस इन दैट केस हम लोग पुरुष प्रधान सोसाइटी में भी काम करती हैं। जहां तक युद्ध क्षेत्र से महिलाओं को दूर रखने की बात है जो आपने कही, देखिए चीजें बदलाव के साथ आती हैं। सोसाइटी में चेंज का एक दौर शुरू होता है जिसमें हर कार्मिक का अपना अपना एक योगदान रहता है। सीआरपीएफ की महिला बटालियन तब रेस करी गई जब इंसर्जेंसी अपनी पीक पर थी, चाहे वो पंजाब रहे, चाहे कश्मीर रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट रहे। आज भी एक लगातार वाला दौर जारी है। हम अपनी खुद की सोसाइटी से डील कर रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि हमारा उनके साथ युद्ध है, हमारा ये मानना है कि ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हमें मेन स्ट्रीम में वापस लेके आना है। राइट, युद्ध वाली बात नहीं है यहाँ। युद्ध केवल उनके मनों को जीतने का युद्ध है, और ये एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जीत इसमें हमारी निश्चित है। मैं कुछ कहना चाहूंगी। जो तो आपने प्रश्न किया वो एक्चुअली जैसा कि सीआरपीएफ में बराबर बोल रहे, इंटरनल एजिटेशन को हैंडल करने के लिए, और ये हमारे ही लोगों से कोई युद्ध तो है नहीं, युद्ध आर्मी करती है, हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। और यही एक रीजन है कि जहां हमारे जो इस समय केस चल रहा है कि आगे कितना हम बढ़ा सकते हैं, जबकि ऑपरेशन कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम में दोनों में ही लेडी ऑफिसर्स ने पूरी तरीके से भाग लिया है, और मैंने खुद दोनों ही ऑपरेशन में काम किया है, और बिल्कुल लिटरल बॉर्डर तक जाकर हमने एनिमी को फेस किया है। तो उसमें युद्ध आर्मी करती है, सीआरपीएफ
और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसा कि उन्होंने कहा आर्मी और पुलिस के बीच के ऑर्गेनाइजेशन है, इनका उतना रोल नहीं है। बट जहां महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को अभी भी किसी भी इंडियन आर्मी, इवन इंडियन एयरफोर्स वालों ने भी, जहां पे चॉपर पायलट्स ने डेड बॉडीज को एस्केवेट किया, वहां से उठाकर नीचे लाए, इवन क्रिटिकली इंजर्ड लोगों को भी वहां से उन्होंने फ्लाई डाउन किया है चॉपर्स को फ्रॉम द थिक ऑफ द ऑपरेशंस। तो लेडी ऑफिसर्स को कहीं पे भी इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों में ही किसी को भी कोई रोका नहीं गया है। हम लोग पूरे तरीके से आगे जा चुके हैं। अगला एक सवाल है। मेरा सवाल आनंद जी से है, इसके शैक्षणिक योग्यता क्या होना जरूरी है और इसे कितने स्कोर पर एंटर किया जा सकता है? शैक्षणिक योग्यता जैसे मैंने बताया कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर या ऑफिसर्स के लिए जहाँ असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। जहाँ तक इसमें कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल के लिए मैट्रिक है फिलहाल तक, और एक और रिक्रूटमेंट पोल से जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए है, जो मंत्रालय बोलते हैं, उसमें हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए जिसमें 12th उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उससे उसको थोड़ा सा और साफ करिए, जो मंत्रालय वाली बात आपने कही है। एक मंत्रालय वाली बात है जो कि क्लरिकल स्टाफ होता है, जो कि टाइपिस्ट और क्लरिकल वाली बात होती है। लेकिन जो बात आपने कही कि कितना स्कोर इसका कट ऑफ परसेंटेज है, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन सिर्फ ये है कि आपका वो क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिस एंट्रेंस टेस्ट में इन केस ऑफ ऑफिसर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स के केस में यूपीएससी ये एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑल ओवर द कंट्री, ये इसका सिस्टम है। यही सिस्टम इन केस ऑफ सब इंस्पेक्टर्स चलता है। एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है सारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का, और मेरिट के अनुसार आपको आपकी फोर्स अलॉट करी जाती है। और नीतू जी, कई बार जैसे हम लोगों ने सुना भी कि हर चीज में अच्छा वो बंदा रहा, बहुत अच्छा रहा लड़कियों के लिए, लेकिन मेडिकल में आके कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। शायद हमारे यहाँ लड़कियों के खाने पीने का ख्याल इतना अच्छा नहीं रखा जाता, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए ये तो आप भी मानेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है बेसिकली फिजिकल नेचर का काम है। इसमें फिजिकल फिटनेस एक बहुत ऊंचे लेवल की चाहिए, लेकिन इसी वजह से ये हाइट में जैसे छूट है, वेट में छूट है, बाकी चीज़ों में ये आपकी इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि जो हमारी लड़कियां ओरिजिनली आती हैं वो बहुत एनीमिक लड़कियां आती हैं। लेकिन उसके बाद चूंकि इनकी डाइट फ्री है टिल द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, द फूड एंड राशन इज टेकन केयर ऑफ, बहुत जल्दी इसमें एक चेंज आता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ 44 वीक्स इट इज इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज देम अगेन। ब्यूटीफुल। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, सवालों का दौर जारी रहेगा, आप रहिएगा अस्मिता के साथ।